हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, जिसे हिंदी में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वह कितनी समय अवधि स्पेंड होने के बाद अगर आप कोई एसेट्स बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि LTCG कितने प्रकार का होता है और इस पर इनकम टैक्स किस रेट से लगता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको टैक्स में कितनी छूट मिलती है और उस छूट के पश्चात अगर टैक्स लगता है तो रेट ऑफ टैक्स क्या होती है। फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि उचित बाजार मूल्य, अगर आपने कोई संपत्ति वर्ष 2001 से पूर्व आपके द्वारा या आपके किसी फैमिली मेंबर के द्वारा संपत्ति खरीदी गई है और वो आपको विरासत में मिली है और आप वर्तमान में उसे बेचते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि उचित बाजार मूल्य की गणना आप द्वारा 1 अप्रैल 2001 को किस प्रकार की जाएगी। वर्ष 2001 से पूर्व खरीदी गई संपत्ति व वर्ष 2001 के बाद खरीदी गई संपत्ति व उस पर किए गए किसी भी प्रकार के खर्चे की कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन की किस प्रकार गणना की जाएगी। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो आपके द्वारा कौन से ITR फॉर्म का चयन किया जाना चाहिए, यह भी जानेंगे तथा इसको आप अपने आयकर फॉर्म में भरते समय शेड्यूल 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस प्रकार शो करेंगे वो आपको लाइव करके इसमें हम दिखाएंगे। साथ ही संपत्ति को बेचने पर हुए लाभ को आप किस प्रकार और कहां पर निवेश करेंगे कि आपको हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कम से कम या किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगे। साथ ही इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आपने कोई 2001 से पूर्व किसी भी प्रकार का मकान खरीदा है तो 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे तथा वर्तमान में अगर आप उसको बेचते हैं तो किस प्रकार आप पूंजीगत लाभ की गणना करेंगे, ये हम चीज आपको इस वीडियो में लाइव करके बताएंगे। तथा अगर आपने कोई 2001 के बाद मकान या प्लॉट खरीद कर उस पर किसी भी प्रकार का चार दीवारी या मकान बनाकर बेचा है तो उस स्थिति में किस प्रकार आप दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना करेंगे, इस चीज को भी हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल में लेंगे। साथ ही अगर आप 2001 के बाद किसी भी प्रकार का बना बनाया मकान खरीदते हो और उसे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से ज्यादा रखने के बाद अगर आप उसको बेचते हो तो उस पर किस प्रकार आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करेंगे तथा किस प्रकार आप अपने ITR फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय उसमें शो करेंगे, यह जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए आपकी ओर से प्यार भरा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी चल यानी कि मूवेबल या अचल इमूवेबल संपत्ति जैसे मकान, प्लॉट, वाहन या व्हीकल, स्टॉक, शेयर मार्केट के जो भी स्टॉक्स होते हैं या गहने, ज्वेलरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क या किसी भी प्रकार की मशीनरी या बॉन्ड आदि को एक निश्चित समय अवधि से अधिक समय के लिए अपने पास खरीद कर रखने व उसके बाद उसको बेचने पर होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कितने टाइम पीरियड बाद अपने पास संपत्ति रखते हैं और उसके बाद अगर बेचते हैं तो क्या स्पेसिफाइड टाइम है कि उसकी कैलकुलेशन आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ना की जाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में की जाती है। इस केस में यहाँ पर स्टॉक्स यानी शेयर बाजार में आप किसी भी प्रकार के शेयर खरीदते या बेचते हैं या म्यूचुअल फंड खरीद कर बेचते हैं तो उस केस में अगर आप उन शेयर्स और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 12 महीने से अधिक समय के लिए अपने पास रखते हैं तो उस केस में उन शेयरों से हुए प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार का फिक्स एसेट्स जैसे प्लॉट, मशीनरी, व्हीकल इत्यादि खरीद कर अपने पास होल्डिंग उसकी 24 महीने या 24 महीने से ज्यादा की रखते हैं तो उस केस में उस संपत्ति को बेचने से हुए प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स रेट्स की कि आप
के हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगता है। अगर आप किसी भी प्रकार के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जो कि 12 महीने तक अपने पास रखते हैं और उसके बाद अगर आप बेचते हैं तो उस पर 1 लाख रुपए तक आपको छूट मिलती है, और 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर रेट ऑफ इनकम टैक्स 10% लगती है। वही अगर आप किसी भी प्रकार की अन्य संपत्ति जैसे प्लॉट, मशीनरी, मकान इत्यादि को आप अपने पास 24 महीने या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए रखकर उसके बाद अगर आप उसको बेचते हो तो उस पर कोई भी प्रकार की छूट नहीं है, और आपको जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर 20% की दर से रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता है। अब हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व में अगर आपको किसी भी प्रकार की संपत्ति विरासत में मिली है या आपने स्वयं ने खरीदी है या आपके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई है तो उस केस में आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई संपत्ति जो आपके द्वारा या आपके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई हो या आपको विरासत में मिली हो उसको अगर आप वर्तमान में बेचते हो तो उस पर पूंजीगत लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको उस संपत्ति की वर्ष 2001 यानी कि 1 अप्रैल 2001 को FMV फेयर मार्केट वैल्यू की गणना करनी होगी। 1 अप्रैल 2001 को गणना करने के बाद उसके बाद आप जब भी उस संपत्ति को आगामी वित्तीय वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24, 25 किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर आप उसको सेल आउट करते हो तो उस संपत्ति का वर्तमान उचित बाजार मूल्य की गणना इंडेक्सन के द्वारा ऑटोमेटिकली कर ली जाएगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग का एक इंडेक्सन बना हुआ है, उसमें आप अगर उस संपत्ति की 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू एंटर करोगे तो वर्तमान उसकी इंडेक्सन कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन ऑटोमेटिकली आप इनकम टैक्स फॉर्म में प्राप्त कर लोगे। 1 अप्रैल 2001 से पूर्व में खरीदी गई संपत्ति का वर्ष 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि उचित बाजार मूल्य की गणना आप किस प्रकार करोगी। इसके लिए जनरली जो है फेयर मार्केट वैल्यू प्राप्त करने के लिए 3 स्पेसिफाइड विधियां यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कोई भी विधि आपको अगर सूटेबल हो तो वो आप अपना कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कर सकते हो। प्रथम विधि की अगर बात करूं तो आपकी जो एसेट्स है जिस एरिया या लोकेलिटी में स्थित है उसके आसपास या उसकी विशेष नगर क्षेत्र या कॉलोनी में अगर किसी भी प्रकार की आप ही की तरह की संपत्ति जो वर्ष 2000 या 2001 यानी कि आज बेचने के 1-2 वर्ष ऊपर नीचे में जितने भी रुपए में सेल आउट की गई है उसी के अनुरूप आपकी अपनी स्वयं की संपत्ति का वर्ष 2001 यानी कि 1 अप्रैल 2001 को उचित बाजार मूल्य की गणना आप कर सकते हो। इसके लिए आप या तो 2001 में आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी संपत्ति बेची गई है उसके बेचान नामे यानी कि सेल डीड की आप एक कॉपी प्राप्त कर सकते हैं अपने पड़ोसी से, या अगर आपको पड़ोसी नहीं देता है तो आप अपने रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक निश्चित शुल्क दे करके उस सेल डीड की आप प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए आप इस सेल डीड को अपने पास एज ए एविडेंस रख सकते हैं। इन केस अगर आपकी स्क्रूटनी ओपन होती है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर को उस सेल डीड की कॉपी दे सकते हो और कह सकते हो कि हमने जो है 1 अप्रैल 2001 को इस सेल डीड के आधार पर अपनी संपत्ति की फेयर मार्केट वैल्यू की गणना की है। 1 अप्रैल 2001 से पूर्व की संपत्ति की गणना करने की जो फेयर मार्केट वैल्यू की दूसरी विधि है वो ये है कि जहां पर भी आपकी संपत्ति स्थित है उस समय आपके क्षेत्र, नगर या कॉलोनी की स्थानीय सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित डीएलसी रेट, हमारे यहाँ पर डीएलसी रेट कहा जाता है, आपके हो सकता है सर्किल रेट या किसी अन्य रेट के नाम से उसको जाना जाता हो, को आधार मानकर आप अपनी संपत्ति की वर्ष 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू की गणना कर सकते हैं। डीएलसी रेट का पता करने के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस से या ऐसे किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं जो पुराने समय से संपत्तियों के बेचने और खरीदवाने का काम करता हो और सेल डीड प्रिपेयर करता हो। आप उससे डीएलसी रेट का पता करवा सकते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफिस है तो आप ऑनलाइन उस पर्टिकुलर रजिस्ट्री ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर के डीएलसी रेट या सर्किल रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इससे भी अगर आपका काम नहीं बनता हो तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन करके
के वर्ष 2001 की आपके एरिया की जहां पर आपकी संपत्ति स्थित है वहां की डीएलसी रेट या सर्किल रेट की एक प्रतिलिपि रिटर्न में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम 2001 के फेयर मार्केट वैल्यू की गणना करने के लिए तीसरी विधि के बारे में। तो तीसरी विधि यही है कि सरकारी मूल्यांकन करता या सरकार द्वारा अप्रूव्ड वैल्यूडेटर से आप अपनी संपत्ति का वर्ष 2001 का कुछ निश्चित फीस देकर के वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कि वर्ष 2001 में आपकी संपत्ति का उस टाइम फेयर मार्केट वैल्यू कितना है। फेयर मार्केट वैल्यू का वैल्यूएशन करता अपने लेटर हेड पर आपको वर्ष 2001 की आपकी उस संपत्ति का पर्टिकुलर उस एरिया के लिए मूल्यांकन सर्टिफिकेट यानी कि वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा, जो कि आपको अपने पास एज एविडेंस रखना होगा। इन केस अगर आपके फ्यूचर में किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी ओपन होती है तो आप उसको इनकम टैक्स ऑफिसर को दे सकते हो। तो अब हम ये बात जान लेते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो जब आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपको कौन से आईटीआर फॉर्म का चयन करना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो आपको केवल 2 आईटीआर फॉर्म में से ही किसी एक फॉर्म का चयन करना है। पहला आईटीआर फॉर्म नंबर 2 है। आईटीआर फॉर्म नंबर 2 उस कंडीशन में चुना जाता है जब आपकी सैलरी, हाउस रेंट या बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो प्लस आपके शेयर ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता हो। उस केस में आपको आईटीआर फॉर्म 2 चयन करना है। दूसरा फॉर्म है आईटीआर फॉर्म 3। आईटीआर फॉर्म 3 आपको उसी कंडीशन में लेना है जब आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो और अदर आपकी कोई भी इनकम जैसे सैलरी इनकम या हाउस रेंट इनकम हो, उसके साथ आपके शेयर मार्केट में इंट्राडे की ट्रेडिंग हो और फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग हो, तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 का सिलेक्शन करना है। अदरवाइज अगर आपके किसी भी प्रकार की शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो होगा, बट अगर आपके इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होती है, उस केस में आपको आईटीआर फॉर्म 2 का ही यहाँ पर चयन करना होगा। अगर टैक्स सेविंग की बात करें कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर किस प्रकार टैक्स बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसे एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कोई भी नेशनलाइज बैंक होता है उसमें इस प्रकार का खाता होता है, में डालकर एक निश्चित अवधि के लिए आप इसकी एफडी करवा सकते हो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। इन फ्यूचर 2 या 3 वर्षों के बाद जब भी आप उसी पैसे से कोई नई संपत्ति, रेजिडेंशियल प्लॉट या मकान खरीदते हो, तो उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो आपका पैसा डाला हुआ है वो आपको वापस उसकी छूट मिल सकती है। दूसरी, सरकार द्वारा समय समय पर जारी NAHI, PPC, IRFC एंड REC के बॉन्ड्स में 1 वर्ष में अधिकतम 50 लाख आप दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ का निवेश करके भी अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की बचत कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि अगर आपने कोई भी संपत्ति जो 2001 से पहले की है या 2001 के बाद की है या 2001 के बाद की है और आपने उस पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य करवाया है, तो आप उसको अपने आईटीआर फॉर्म में कैसे चयन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चूज कर लेना है। मैंने यहाँ पर आईटीआर फॉर्म 2 चूज किया है। इसके बाद में यहाँ पर मिलेगा आपको शेड्यूल कैपिटल गेन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कैपिटल गेन किससे रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लैंड और बिल्डिंग और बॉथ, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की एसेट्स को बेचते हो, रेजिडेंशियल प्लॉट को या हाउस को बेचते हो, उससे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर शेयर ट्रेडिंग से आपको किसी भी प्रकार का STT शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता हो तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हो और शेयर्स को बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता हो तो यहाँ पर आपको शेड्यूल 112A भी फिलअप करना रहेगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि अगर आपने किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल प्लॉट या मकान बेचा है और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना किस प्रकार करोगे। तो
यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग एंड बोथ इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं और ऐड डिटेल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो संपत्ति है अगर 31 मार्च 2001 से पहले की है तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास कुछ ऐसी ही प्रकार की संपत्ति है। एक प्लॉट है जो कि 23/23 का है और मेरे पूर्वजों द्वारा 28 दिसंबर 1979 को 17,000 रुपए में लिया गया था। इसके बाद में समय समय पर इस पर कंस्ट्रक्शन कार्य करवाए गए और टोटल इसकी कॉस्ट थी जो 1988 को थी 83,000 का कंस्ट्रक्शन का कार्य हमने करवा लिया था। ये प्लॉट एक प्रकार का रेजिडेंशियल यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होकर के कॉमर्शियल प्लॉट है। अब मेरे को 1 अप्रैल 2001 को इस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इसके लिए मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस की ऑनलाइन डीएलसी रेट यहाँ पर सर्च की थी। आपको बता दूं यहाँ पर मैंने डीएलसी रेट जोधपुर जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर डीएलसी रेट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपका जो भी एरिया या प्लॉट हो तो वे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर जोधपुर ले लेता हूँ। आपका जो भी एरिया हो अर्बन या रूरल वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप शब्द रजिस्ट्रार ऑफिस या जोन या कॉलोनी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हो। तो मैंने इस प्रकार जो है अपनी डीएलसी रेट फाइंड आउट की है और डीएलसी रेट फाइंड आउट की है और 1 अप्रैल 2001 को जो मेरी संपत्ति की डीएलसी रेट यानी कि सर्किल रेट थी वो 2200 रुपए वर्ग फुट थी। इस प्रकार 1 अप्रैल 2001 को मेरी संपत्ति की जो डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 11,63,800 रुपए। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पूर्व में आपने संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य या मैन्युफैक्चर या और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करके उसको सजाया है और उसकी कॉस्ट में वृद्धि की है तो आपको वहां पर ये खर्चे ये सारे डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। आपको उस संपत्ति की वही वैल्यू प्राप्त करनी रहेगी जो कि टोटल वैल्यू है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 11,63,000 रुपए है और यहाँ पर अगर आपने किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करवाया है उसकी भी वैल्यू आप यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। सिर्फ आपको टोटल वैल्यू यानी कि आपका 1 अप्रैल 2001 को उस संपत्ति की टोटल वैल्यू डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर निर्माण खर्चे सहित एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू प्राप्त करनी है। तो अब वापिस हम इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ परचेज या एक्विजिशन यानी कि आपने उस संपत्ति को कब खरीदा। तो हमारे पूर्वजों द्वारा ये संपत्ति ली गई थी तो हमारे पास 2001 से ही ये एसेट्स थी। तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2001 सेलेक्ट कर लेना है। 2001 और अप्रैल 1 यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने ये संपत्ति कब सेल आउट की। तो संपत्ति की सेल डेट प्राप्त करने के लिए जो सेल डीड बनाई गई है पहचाननामा बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेट एंटर करनी है। जैसे मेरे केस में 3/6/2022 को यहाँ पर सेल डीड निष्पादित की गई है तो यहाँ पर मैं 2022 को जून 3 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी संपत्ति 354 मंथ और 3 दिन यानी कि 24 महीने से ज्यादा मेरे पास या मेरे पूर्वजों के पास ये संपत्ति रही थी। इसलिए मेरे को जो भी प्रॉफिट होगा इस संपत्ति को बेचने पर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में ये कह रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल यानी कि इस संपत्ति को बेचने पर मेरे को कितने रुपए टोटल प्राप्त हुए हैं। तो ये रुपए आप अपनी सेल डीड के अनुसार या फेयर मार्केट वैल्यू के अनुसार जो भी आपको पैसे रिसीव्ड हुआ हो सेल डीड में जो अमाउंट लिखा हुआ है वह या फिर उस टाइम उस एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है स्टाम्प अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की गई तो वो यहाँ पर आपको ले लेनी है। जैसे मेरे केस में सेल डीड में वैल्यूएशन इस संपत्ति का किया गया है 36,50,000 और अगर स्टाम्प अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इस संपत्ति की वैल्यूएशन कितनी है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर स्टाम्प अथॉरिटी के अकॉर्डिंग भी उस संपत्ति की वैल्यू 36,50,000 रुपए ही है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन यानी कि 1 अप्रैल 2001 को उस संपत्ति की डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करूं तो 11,63,800 रुपए है। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं 11,63,800 रुपए। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है कॉस्ट ऑफ इंडक्शन की कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर लेगा
आएगा कि 11,63,800 अगर 2001 में उस संपत्ति का मूल्य था, तो जिस दिन आपने उस संपत्ति को सेल आउट किया उस टाइम उस 11,63,800 की क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पर आ रही है 38,52,178 रुपए, यानी कि इस संपत्ति को बेचने पर मुझे 2,02,178 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पर हुआ है। इसके बाद में सेल डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नेम ऑफ बायर, बायर का पैन नंबर, बायर का आधार नंबर, उस बायर को आपने कितना परसेंटेज दिया है और कितने रुपए में आपने जो है संपत्ति बेची है, प्रॉपर्टी जो आपने सेल आउट की है उसका एड्रेस क्या है वो और पिन कोड, साथ ही स्टेट आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी संपत्ति की जो भी वैल्यूएशन होगी, बायर का नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीजें आपको सेल डीड में मिल जाएगी। अगर सेल डीड में नहीं है तो जिसको आपने ये संपत्ति सेल आउट की है वहां से ये आपको वैल्यू प्राप्त करनी है और इसके बाद में ऐड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है आपको एसेट्स बेचने पर 2,02,178। अब हम यहाँ पर दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर 2001 के बाद में आपने किसी भी प्रकार का प्लॉट खरीदा है, उस पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य करवाया है और उसके बाद में अगर आप उस रेजिडेंशियल प्लॉट को सेल आउट करते हो तो उस केस में आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो वापस चलते हैं हम एक्सेल शीट की तरफ और इसका लाइव आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो वापस आपको एक्सेल शीट में यहाँ पर वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लैंड, बिल्डिंग और बोथ ऐड डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ परचेज या एक्विजिशन, यानी कि आपने उस एसेट्स को कब खरीदा। तो खरीदने का टाइम है 18 दिसंबर 2017। तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 18 दिसंबर 2017। उसके बाद आपको डेट ऑफ सेल यहाँ पर एंटर करनी है, आपने संपत्ति कब बेची। तो 27 जनवरी 2023 को आपने उस एसेट्स को बेच दिया था। तो यहाँ पर आपको 27 जनवरी 2023 एंटर करना है और इसके बाद में कैलकुलेट करना है, यानी कि आपके पास जो है संपत्ति 61 महीने और 10 दिन रही है, यानी कि 24 महीने से ज्यादा है। उस केस में आपको इस संपत्ति को बेचने पर जो भी प्रॉफिट हुआ हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद ऐड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि उस संपत्ति को बेचने पर आपको कितने रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुए 46,50,000 रुपए। तो यहाँ पर एंटर कर देते हैं 46,50,000 रुपए और स्टाम्प अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उस संपत्ति की वैल्यूएशन कितनी है। तो यहाँ पर 46,50,000 ही आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपने उस संपत्ति को कितने में खरीदा। तो हमने संपत्ति को नहीं खरीदा था, हमने खाली प्लॉट खरीदा था 18 दिसंबर 2017 को। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 5,40,000 रुपए। तो जैसे ही आप 5,40,000 एंटर करोगे तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंडक्शन ऑटोमेटिकली 6,57,132 रुपए आ जाएगी। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमने खाली प्लॉट खरीदा, परंतु जब हमने प्लॉट खरीदा था तो उसके आसपास में हमने एक वॉल का निर्माण करवाया चारों ओर। वो करवाया था 3 जनवरी 2018 को और उसकी लागत आई थी 30,000 रुपए। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कितनी हमारी लागत है 30,000 रुपए है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस संपत्ति पर पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पर हमने खर्च किया है 3 जनवरी 2018 को। तो ये आ जाएगा 2017-18 में यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2017-18 आपको सेलेक्ट कर लेना है। 2017-18 में हमने 30,000 रुपए की आज की इंडक्शन कॉस्ट यहाँ पर कितनी है 36,507 रुपए। इसके बाद में हमने 4 फरवरी 2019 को 9,60,000 रुपए में उस पर मकान बनवाया था, जिसकी टोटल लागत आई थी। तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो अमाउंट है 9,60,000 रुपए वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर कब आपने कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपने उस पर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करवाई। तो यहाँ पर 4 फरवरी 2019 है।
तो ये 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2018-19 आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर 11,34,000 इसकी कॉस्ट ऑफ इंडक्शन आ गई हो। इस प्रकार अगर आपने कोई और खर्चा भी इस पर किया हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो इसके बाद में यहाँ पर नीचे आना है और सेल डीड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेम और बायर डिटेल यहाँ पर एंटर करके आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी संपत्ति की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारे केस में 28,21,504 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर हुआ है, जिस पर की टैक्स 20% के हिसाब से लगेगा। अगर आप इसकी सेविंग करवाना चाहते हैं, सेविंग मतलब इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर के इन पैसों की एक कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट स्कीम होती है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है और वापस विद इन 3 ईयर की अवधि के अंदर अंदर आप कोई दूसरा रेजिडेंशियल प्लॉट या मकान लेते हो तो उसमें इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पर तीसरा केस ले लेते हैं कि अगर आपने किसी भी प्रकार का बना बनाया मकान खरीदा है तो उस केस में आपको यहाँ पर कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो हमारे केस में हमने एक 30-60 का मकान खरीदा 18 मार्च 2019 को 25,60,000 रुपए में और 27 दिसंबर 2022 को उसे 55,30,000 रुपए में सेल आउट कर दिया। तो उस केस में यहाँ पर वापस आपको बैक आ जाना है। तो उस केस में आपको वापस अपने ITR फॉर्म में चले जाना है और यहाँ पर लैंड बिल्डिंग एंड बोथ इस पर क्लिक करके ऐड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में डेट ऑफ परचेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है 18 मार्च 2019। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 18 मार्च 2019। इसके बाद आपको सेल डीड के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्री हुई है वो संपत्ति की जिस डेट को रजिस्ट्री हुई है वो आपको डेट ऑफ सेल यहाँ पर एंटर करनी है 27 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 27 दिसंबर 2022 दिसंबर 27 यहाँ पर आपको एंटर करके कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपने इस संपत्ति की होल्डिंग 45 महीने रखी है, यानी कि अगर 24 महीने से ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब ये कह रहा है कि आपने उस संपत्ति को कितने में बेचा, तो हमने बेचा था 55,30,000 रुपए में। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 55,30,000 रुपए और इसके बाद में स्टाम्प अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उस संपत्ति की वैल्यूएशन कितनी है 55,30,000 रुपए। इसके बाद में नीचे आओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितनी है उस एसेट्स की, यहाँ पर है 25,60,000 रुपए। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 25,60,000 रुपए। तो इसने ऑटोमेटिकली इंडक्शन कॉस्ट 30,26,286 यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है और आपको इस एसेट्स को बेचने पर 25,03,714 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद में वही सेल डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बायर की डिटेल एंटर करनी है, उनका पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और उसका शेयरिंग परसेंटेज और एसेट्स का आपके एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद ऐड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी एसेट्स पर 25,03,714 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसकी सेविंग्स करने के लिए आप इन पैसों को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसी भी नेशनलाइज बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए इन्वेस्ट करके फिर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई दूसरी रेजिडेंशियल फिक्स एसेट्स लेते हो आप तो उसकी छूट प्राप्त कर सकते हो, या फिर सरकार द्वारा टाइम टू टाइम जो NHI, PFC, IRFC या फिर REC के बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं उनमें आप अधिकतम मतलब एक बॉन्ड में आप अधिकतम 50 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके इस कैपिटल गेन पर आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि अगर आपने किसी भी प्रकार की एसेट्स को वर्ष 2001 से पूर्व में खरीदा है तो 2001 को आप उसकी किस प्रकार फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और किस प्रकार इसको आप अपने ITR फॉर्म में ऑनलाइन एंटर करते वक्त देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए जरूर मोटिवेट करें।